दीपक बल्लानी सर जुड़ चुके हैं, डीजी हैं इस्मा के। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और फर्स्ट टाइम आप हमारे इस मंच पर आए हैं तो इसके लिए विशेष रूप से बहुत स्वागत। सर पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग में 1% की जो बढ़त की बात का प्रस्ताव या बातचीत जो चल रही है, ये इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी राहत है, इसका किस तरीके का असर शुगर कंपनियों पे आप देख रहे हैं? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने सही बोला। जो एक इंडस्ट्री लगभग 2 महीने पहले तक काफी स्ट्रगल कर रही थी और हम सरकार को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इथेनॉल जो है, क्योंकि हमारे देश में इथेनॉल की प्रोडक्शन जो है कंजम्पशन से कहीं ज्यादा है, तो कहीं न कहीं आगे रोड मैप लाना चाहिए। और जो एक पॉलिसी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो जो लास्ट 2 महीने से जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हुआ है, उससे आई थिंक पॉलिसी मेकर्स को भी, सारे स्टेक होल्डर्स को ये रियलाइज हो गया कि इथेनॉल में एक लंबा गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है एनर्जी में। तो उसके बाद जो हरकत हो रही है, इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलने की आशा है। हम लोग ने ऑलरेडी सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि ब्लेंडिंग की परसेंटेज बढ़ा दी जाए। 20% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है, और अगर हमें आत्मनिर्भर आगे बनना है तो आगे 21, 22, 25, 27 तक जाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ फ्लेक्स फ्यूल, इसमें 100% इथेनॉल या 85% इथेनॉल डलता है, इन दोनों में पॉलिसी चाहिए। तो इसमें लगभग 1 या 1.5 महीने से सरकार इस पर बहुत सीरियसली डिस्कशन कर रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये ब्लेंडिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और 100% या 85% इथेनॉल के फ्यूल भी लॉन्च होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्री को एक राहत मिलने की आवश्यकता है, और हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वायबिलिटी है, जो कि एक बहुत मेजरली अफेक्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं सुधरने की उम्मीद हो रही है। तो इसीलिए शायद ये कुछ हरकत आ रही है। ठीक सर। अच्छा सर, कुछ इसका कोई रेशियो होता है या सर, कि मतलब अगर क्या अनुमान लगाना सही रहेगा कि अगर 1% की ब्लेंडिंग अगर बढ़ती है तो अगर उस रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना असर हो सकता है, या इसको अभी आप कहते हैं कंपनी टू कंपनी डिफर करता है? नहीं, कंपनी तो कंपनी पे डिफर करेगा। देखिए 1% बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी जी। देखिए जो अगर मान लीजिए 20% में लगभग 1100 करोड़ लीटर का कंजम्पशन है, तो 1% बढ़ने से लगभग 50-60 करोड़ लीटर बढ़ेगा। तो वो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट ये है कि सरकार ने 20% के आगे सोचने का मन बना लिया है। तो आज 21 होगा, कल 22 होगा, मे बी फिर 25 होगा। तो एक फ्यूचर अच्छा लग रहा है। जो एक चीजें ठहर गई थी बीच पे, लग रहा था कि पता नहीं कैसे आगे क्या होगा, बट कम से कम ये एक रोड मैप आगे आएगा। तो हमें आगे आने वाले समय में ये उम्मीद है कि जो है ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी बढ़ेगा और हमारा जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होगा। ठीक। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर ठीक है, एक बात तो कही है, ये बात निकल के आई है, लेकिन सवाल ये है कि ऑटो इंडस्ट्री इसके लिए कितनी तैयार है? क्या उधर से कोई विरोध होगा क्या? और क्या इसका विरोध ये कितना इम्प्लीमेंट करने के लायक है अभी? क्या ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा? क्योंकि एक ये डर रहता है कि ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से कहीं इसका विरोध ना हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्टेक होल्डर का विरोध हो, और ये तो सारे स्टेक होल्डर को साथ में लेके आगे बढ़ने वाली बात है। जहां तक कंपैटिबिलिटी का सवाल है, जो 20% कंपैटिबल व्हीकल है उसमें टॉलरेंस लेवल ऑलरेडी हाई होता है। तो आगे 21 या 22 या 25 तक हमें नहीं लगता कि कोई बहुत दिक्कत आएगी। और इसके लिए तो और जो रिसर्च एजेंसीज है उन्होंने ऑलरेडी ये कई इंडिकेशन दिए हैं कि थोड़ी ब्लेंडिंग बढ़ने से कोई कंपैटिबिलिटी या कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बट बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार मुझे लगता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलेगी। वही से भी बात चल रही है, और उनके एग्रीमेंट के बाद ही, उनको साथ में लेने के बाद ही कुछ अनाउंसमेंट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है उस बात की। ठीक सर। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर अब इस साल करीब 7 लाख टन एक्सपोर्ट का रखा गया है। अभी तक क्या नंबर्स हैं सर एक्सपोर्ट के? और दूसरा, अगर ब्लेंडिंग लिमिट बढ़ी तो क्या ये जो एक्सपोर्ट के टारगेट सेट करके रखे गए हैं, क्या उसे अचीव करना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, देखिए वैसे तो 15 लाख टन सरकार ने अलाउ किया था इस सीजन के लिए, जी है ना। 15 लाख टन में से लगभग ये मान के चलिए कि 4 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है। और जनवरी फरवरी महीने में तो बिल्कुल इंटरनेशनल पैरिटी नहीं थी, तो हार्डली एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट में तेजी आई है, इंटरनेशनल मार्केट में। बट फिर उसमें भी हालांकि प्राइसेस सुधरे हैं, बट शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, तो डिमांड अभी भी बहुत सब्ट्यूड है। तो हमें ये उम्मीद है कि जो क्योंकि विंडो 30 सितंबर तक का है, तो
तो लगभग 7 से 7.5 लाख टन मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो पाएगा। 15 लाख में से लगभग 7.5 के साथ बच जाएगा। पहला तो ये सवाल है। दूसरा, इसका कोई असर अब ब्लेंडिंग पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुगर सीजन जो है ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है। अब मेरे ख्याल से 3, 4, 5 दिन में ये सीजन खत्म हो जाएगा। तो जिसको चीनी बनानी थी, पूरी चीनी बन चुकी है। इथेनॉल डाइवर्जन का भी नंबर लगभग मोटा मोटी इस साल का फिक्स हो गया है। तो इससे कोई अब कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सीजन क्रशिंग सीजन खत्म हो चुका है। ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, चूंकि जैसा आपने बताया कि सीज़न ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब अभी जो मानसून के नंबर्स आए हैं, कम बरसात का अनुमान लगाया गया है, इससे सर अगले सीज़न में चीनी और एथेनॉल उत्पादन पे क्या असर पड़ता देख रहे हैं अगले सीज़न की अगर बात करें तो? बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल है अभी बोलना, क्योंकि अभी भी प्लांटिंग चल रही है। देखिए, शुगर केन प्लांटिंग जो है वो अप्रैल एंड तक चलती है। ठीक है, तो अभी प्लांटिंग सारे जो 3 मेजर स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, वहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अभी भी आप देखिए मोस्टली कुछ स्टेट्स हैं जो रेनफेड हैं, वहाँ कुछ दिक्कत आ सकती है। बट महाराष्ट्र और कर्नाटका में रिजर्वायर का स्टेटस अभी ठीक है। तो रिजर्वायर में अगर ठीक है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। यूपी में बाय एंड लार्ज इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये देखने वाली बात है कि एल नीनो का जो उन्होंने बोला है कितना इम्पैक्ट आता है, किस महीने में कितना अगर थोड़ा बहुत बारिश कम हुई और हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या असर है। बट मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी ये अगले साल का डेटा देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी प्लांटिंग अभी चल रही है और हम लोग एज इस्मा लगभग जून जुलाई में एक असेसमेंट करते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग करके, उसका एरिया डिफाइन करके, यील्ड एस्टिमेशन करके। तो लगभग जुलाई फर्स्ट वीक तक हमारे को क्लैरिटी आती है कि अगले साल का क्या प्रोडक्शन हो सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालते रहेंगे और शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप हमारे साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए वापस लौटते हैं अपनी टीम के पास, हमारे एक्सपर्ट्स के पास, और समझते हैं अब शुगर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। सबसे पहले सर से पूछना चाहेंगे, अविनाश सर, शुगर स्टॉक्स पे व्यू क्या है? अब ये जो 1% बढ़ाने की एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हुई है, किस तरीके का इम्पैक्ट देख रहे हैं? एक महीने में अच्छी रैली आ चुकी है, अभी व्यू क्या है आपका? नहीं, अभी तो पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि बड़े जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, जैसे बलरामपुर चीनी है, दामपुर शुगर है, मुझे लगता है कि ऐसे शेयर्स में मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए, क्योंकि अभी भी क्रूड का जो मूवमेंट है वो वोलेटाइल है, और क्रूड जब भी बढ़ता है तभी एथेनॉल की डिमांड बढ़ती है। और ये जो 1% इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने, भले ही छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर क्रूड ज्यादा बढ़ता है तो इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जिनका मीडियम टर्म व्यू है, इसमें निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से प्राइसेस एक महीने में जरूर बढ़े हैं, लेकिन अगर नजरिया आपका कम से कम साल भर का है तो कोई गिरावट अगर मिलती है तो इसमें खरीदने के मौके समय दीजिए। चलिए ठीक, ये बात जो है निकल के आई। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर सर को। अंशुल सर, आपको क्या अच्छा लग रहा है? अगर चीनी पे ही कोई पोजीशन बनानी हो, या चीनी पे व्यू क्या है, इस खबर पे व्यू क्या है? सर म्यूट है सर आप। तो देखिए, खबर तो ठीक ठाक लग रही है और नजर भी हमारी धामपुर शुगर पे ही है। 71 डेज का कपलैंड पैटर्न ब्रेकआउट आया था 30 मार्च को, उसके बाद से कोई फॉलो थ्रू एक्शन मिला नहीं है। 145.50 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये अगर निकल जाता है तो स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप होगी। करीब करीब 160 रुपए तक की रेणुका भी ठीक लग रहा है। फ्लैग पैटर्न है, 10-20 डे मूविंग एवरेज में पुल बैक आया है। 28 रुपए 80 पैसे एक रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो ठीक ठाक इसमें अपसाइड बन सकती है। और तीसरा स्टॉक जो है वो द्वारकेश शुगर है। द्वारकेश शुगर में भी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जैसे ही 48 निकलेगा तो लगभग 53-54 तक की तेजी डेवलप हो जाएगी। आउट ऑफ द 3 अगर एक मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं द्वारकेश शुगर सिलेक्ट कर लूंगा। द्वारकेश शुगर पे टारगेट क्या बताया? टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए सर। द्वारकेश में कपलैंड पैटर्न भी है, फ्लैग पैटर्न भी है। 48 के ऊपर बाई बनेगा। स्टॉप लॉस जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आएगा 45 रुपीज का, और टारगेट 54 रुपीज का पहला आएगा। तो मैं 48 निकलने का वेट कर रहा हूँ। वॉल्यूम से निकलता है तो बिल्कुल तुरंत बाई दूंगा। तो लेना चाहिए, अगर प्रीएम्प्टिव लेना है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मेजॉरिटी क्वांटिटी 48 के ब्रेकआउट पे ले लेना चाहिए। थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन 48 का वेट करें।
48 क्रॉस करे, लेवल्स ध्यान रख ले, नोट डाउन कर ले। 48 क्रॉस करता है 54 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। अंबाला मैम, आपका व्यू शुगर स्टॉक्स को लेकर के? प्राज पे और एक दो स्टॉक्स पे आपकी कॉल भी रही, हिट भी रही, अभी क्या करना चाहिए? अभी इस खबर, क्योंकि खबर काफ़ी हद तक होगी तभी एक रैली आई है, अब यहाँ पे करंट लेवल पे क्या खरीद सकते हैं? पहले तो एक स्टेटमेंट दे दूं, एयू को देखोगे, एयू बोनस को तो रहोगे आगे। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शुगर की न्यूज तो अभी मतलब अब जाकर के इसके बारे में बातचीत हो रही है, बट जो लोग पहले से देख रहे हैं एयू बोनस के शोज को, उनको पता है कि मार्च और फरवरी एंड में इन स्टॉक्स में रिकमेंडेशन आ रही थी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक डिस्कस हुए भी हैं और कुछ स्टॉक तो 15 से 40% के अप पर हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, देखोगे शोज को देखोगे तो आगे रहोगे। वेल, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि अब आगे करना क्या है, मिस हो गए तो अभी क्या छूट गई रेल, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये जो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, इसमें कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है और वो बदलाव इस इंडस्ट्री के मार्जिन्स, डिमांड, इन सब को बूस्ट कर रहा है। तो जहां तक ये पहले ये इंडस्ट्री 2-3 महीने के लिए ठहरती थी विपुल जी, इस बार ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 6 मंथ के भी ऊपर। हैविंग सेड दिस, एक जो रीजन आपको दिया है, क्योंकि मैक्रो फैक्टर का बदलाव में बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई मैक्रो फैक्टर बदल रहा है तो उस इंडस्ट्री पर कितना और कैसा असर पड़ेगा, ये आपको असेस करने की जरूरत पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री के लिए इट्स अ पॉजिटिव थिंग विच इज लाइकली टू सस्टेन। ये वाला जो मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं उसको सस्टेन करने में हेल्प करेगी। तो ये तो हो गई ओवरऑल शुगर स्टॉक की बात, यानी जो स्टॉक मैं आपको दे रही हूँ उसके अलावा भी अगर आपके पास में शुगर की कोई और स्टॉक्स हैं, सो इट्स नॉट यू नो नीड टू बी सो हरी बुक करने के लिए, होल्ड करके चलो 1-1.5 महीना आराम से। नाउ प्रज इंडस्ट्रीज 344 पर है, एट करंट प्राइस ऑल्सो इट्स अ बाय। यहाँ से 3 स्टॉक्स मेरे रडार पर है शुगर इंडस्ट्रीज में जो अभी भी मौका दे रहे हैं। वन इज प्राज इंडस्ट्रीज, 344 पर खरीद के आप यहाँ पर पहला टारगेट की अपेक्षा 365 का करिए अगर इंट्राडे टारगेट कर रहे हो तो 365। हालांकि 400 इज द सेकंड टारगेट जिसके लिए आप वेट करते हैं। इंट्राडे में 365? यस। ओह, जब इसके गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाई जी मैम, 365 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या लगाएं? अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है, इंटरडे का ही स्टॉप लॉस या स्विंग का, जो भी आपको कहना है, दैट्स द ओनली स्टॉप लॉस, वो है 322 रुपए का। ये स्टॉप लॉस रखिए, 344 पे चल रहा है, ये आपका टारगेट, और दूसरा टारगेट आपका 400 का। हालांकि 400 पे गाड़ी रुक नहीं रही है, इट जस्ट अ स्टॉपेज। इसके बाद जर्नी आगे की है जो कि इसको 450 तक तो कम से कम लेके जा रही है। तो डिपेंड, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम सेक्टर में सेक्टर रोटेशन का फायदा ले रहे हो, उसके हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। मैं इस पे बुलिश हूँ जी। दूसरा स्टॉक है आपका मगध शुगर। ये भी इसी इंडस्ट्री, मैंने बोला 3 स्टॉक है मेरे रडार पर। दूसरा है मगध शुगर जो कि अभी चल रहा है 493 पर एज ऑफ नाउ। करंट प्राइस रेंज में बाय है। स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी के लिए है छोटा, उसके अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो अभी का जो आपका स्टॉप लॉस है इट्स जस्ट एट 470, और ब्रीच हो जाए तो बिल्कुल छोड़ देना, लगाव नहीं लगाना इससे। फिर आपके लिए जो पहला टारगेट है वो है 550 एंड 600। ये 2 टारगेट्स है जो कि मगध शुगर में आपको आते हुए दिख सकते हैं। मैं 10 दिन की बात कर रही हूँ, बट अगर आप इसको 3 महीने का व्यू लेके चले तो 700 रुपए की तैयारी में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस तीनों ही टारगेट्स के लिए जस्ट 470 का है। एक बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इसमें बन सकता है। दूसरा है ईट पेरी, थर्ड स्टॉक, यस थर्ड है ईट पेरी, एंड बस यहाँ पर हम खत्म कर लेंगे। ईट पेरी अगर आप देखेंगे अभी तो अभी चल रहा है EID, वैसे ईट पेरी में उसको बोलते हैं EID। यस, तो जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10 वैसे हो गया था ये। वेल, ये भी चल रहा है 863 पर। कोशिश करिए आपकी 860 और 865 के रेंज की ही बाइंग हो, इसके ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस 815 का, 815 का एसएल रखिए, एंड ऊपर की तरफ के लिए टारगेट 915 पहला, 910 पहला, 910, एंड दूसरा टारगेट आपका यहाँ से 1000 का आराम से बन सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं शुगर के। अब आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एट ए टाइम किसी भी इंडस्ट्री में ये एक जनरल फिनोमेना है जो आपकी कैपिटल को, आपके पोर्टफोलियो को सेव करता है। 10% से ज्यादा किसी सेक्टर में ना लगाएं और एक स्टॉक में 5% से ज्यादा ना लगाएं। तो इस तरह का एलोकेशन आपको ध्यान से मैनेज करना है। रेस्ट यू कैन टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए, बहुत शानदार। इस पे स्टॉप
स्टॉप लॉस 815 का है, जो मैंने बताया AID पैरी को लेकर के। सभी शेयरों में अभी आधे 1%, 2%, 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन जो हमारे तीनों से एक्सपर्ट्स हैं उन तीनों का मानना है कि यहाँ पर ये तेज़ी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बलरामपुर धामपुर शुगर ये पसंद आया है जो है अविनाश सर को। इसके अलावा रेणुका, धामपुर शुगर और द्वारकेश शुगर पे बात की है अंशुल सर ने, और द्वारकेश शुगर उनका पसंदीदा शेयर है और वो यहाँ पे कह रहे हैं 54 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 45 का स्टॉप लॉस, शर्त ये कि 48 क्रॉस करना चाहिए और ये 48 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 48 टूटेगा तो फिर यहाँ पर 54 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अंबाला मैम की तरफ से 3 स्टॉक जो रिकमेंड किए गए हैं, जो बताए गए हैं, प्राज इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की सलाह है और प्राज इंडस्ट्रीज में उनका माना ओहो बहुत शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1% की तेजी, लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, 365 आज इंट्राडे में उनका मानना है ये टेस्ट हो सकता है, 400 के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 322 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। प्राज इंडस्ट्रीज अब 1% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मगध पे अगर हम बात करें तो मगध संघासन भी लिया गया, 500 के आसपास पहुंच गया, 550 का टारगेट दिया गया है, यहाँ पे 499 के आसपास पहुंच गया है, 1-1.5% की मजबूती। तो पूरे शुगर स्टॉक्स में ये जो बातचीत हमने की ना अभी डी साहब से, जो खबर निकल के आई है उसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है, 1% के आसपास की मजबूती। AID पैरी में भी यहाँ पर 910 और 1000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 815 ये स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। कोशिश करेंगे इस सेगमेंट को जल्द से जल्द अपलोड करके, क्योंकि ये शुगर स्टॉक्स में अब बढ़ सकती है मिठास, इसी के आसपास रखेंगे थंब।